नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ पर आप देख रहे हैं ये दिवाली समृद्धि वाली और उसमें भी हम आगे जोड़ रहे हैं कि ये दिवाली प्रॉपर्टी वाली। जी हाँ, नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ विपिन भट्ट। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब त्यौहार आते हैं तो शॉपिंग का मौका लगता है, निवेश का मौका बनता है और इस समय अगर हम निवेश करें, शॉपिंग करें तो उसकी बात, उसका मज़ा कुछ और ही होता है। तो अलग-अलग तरह के निवेश हैं, अलग-अलग तरह की शॉपिंग है, लेकिन किसी के भी जीवन की सबसे बड़ी शॉपिंग है, सबसे बड़ा निवेश होता है प्रॉपर्टी का। और ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट भी होता है कि कहाँ खरीदें, कैसी खरीदें, किससे खरीदें, तमाम वो मन में चीज़ें आती हैं। और जब बात थोड़ी एक कदम आगे निकल जाए कि अब निवेश करना है, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर कब, कैसे और कितने रिटर्न्स मिलेंगे, तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न और बढ़ जाता है। तो चलिए, इस दीपावली को आपके लिए ये कन्फ्यूज़न दूर करते हैं, आपके निवेश को आसान बनाते हैं। और बड़ा सवाल ये कि क्या अब वक़्त आ गया है दोबारा से एक बार फिर से प्रॉपर्टी में निवेश करने का, ताकि आने वाली कई दिवालियाँ अच्छे रिटर्न से जगमग हो। आज इसी पर बातचीत करेंगे और इसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता उसमें, क्योंकि ये दोनों ही आप बरसों से हमारे साथ इन्हें देख रहे हैं और दोनों ही रियल एस्टेट के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंकज कपूर साहब और अरविंद नंदन साहब, दोनों ही रियल एस्टेट के बड़े महारथी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कहाँ से हैं, किस कंपनी से हैं, किस पोस्ट पर हैं, नहीं, नाम काफ़ी है, राइट। तो मेरा एक सवाल होगा आप दोनों से ही और उनका छोटा-छोटा जवाब, फिर हम डिटेल में जाते हैं और लोगों की जो भी उनके मन में निवेश के लिए सवाल होते हैं वो मैं आपसे पूछूंगा। पहला तो ये कि अक्सर इन दिनों सुनने में आ रहा है कि ये जो रियल एस्टेट मार्केट हम अभी देख रहे हैं, ये रियल एस्टेट का सबसे बेहतरीन वक्त है। हो सकता है कि ये पिछला जो 2005 का साइकिल था उसके बाद के लिए कहा जा रहा हो या ओवरऑल कहा जा रहा हो। इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं? आपसे शुरुआत करें अगर। मेरे हिसाब से तो ये सही में एक अच्छा वक्त है और सबसे अच्छा वक्त है। कारण ये है कि अगर एक आस्पेक्ट्स पे देख लीजिए कि आपकी सप्लाई भी बढ़ रही है, सेल्स भी बढ़ रही है और साथ में प्राइस में भी ग्रोथ होनी चालू हो गई। तो अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं तो एंड यूज़र हो गया या निवेशक हो गया, दोनों के लिए ये एक प्रोडक्टिव मार्केट है और ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन ड्रिवन है। तो ये जो है एक बड़ा प्रोग्रेसिव और बढ़ता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। चलिए अरविंद साहब, आपके भी यही विचार? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है, ख़ासकर अगर आप पिछले 6-7 साल देखें, तो जो एक अनसर्टेनिटी आ गई थी मार्केट में, वो अब दूर हो चुकी है और अब बिल्कुल कहा जा सकता है कि मार्केट एक पीक की तरफ चला जा रहा है। और ऊपर जाएगा, अभी मेरा ये मानना है। लेकिन इसमें कोई ज़रा भी शक नहीं है कि ये मार्केट अपनी अनसर्टेनिटी से, अपने अंतर्द्वंद से बाहर आ चुका है और अब ये बिल्कुल एक समृद्ध, सुदृढ़ और स्टेडी मार्केट बन गया है। तो चलिए, बहुत अच्छा टाइम है। मेरे मन में थोड़ा और लालच आ गया और दो छोटे-छोटे सवाल के जवाब कि आखिर ऐसा क्या है कि हर महीने रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स वो सेल्स थम ही नहीं रहे? मतलब क्या लोगों के मन में एकदम ही हो गया है कि अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ घर ही खरीदना है? भगत साहब? 2-3 एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि एक तरीके से देखिए तो सप्लाई डायनामिक्स जो है ना वो बता रही हैं, डिक्टेट कर रही हैं। तो अगर आप पिछला साल देख लीजिए तो हमने कुछ 4.5 ट्रिलियन रुपीस वर्थ ऑफ न्यू लॉन्चेस हुए और 3.5 ट्रिलियन रुपीस वर्थ ऑफ सेल्स हुई। तो न्यू लॉन्चेस सेल्स से ज़्यादा थे। और अगर हम पिछले 9 महीने का आकलन देखें तो मुझे लगता है सेल्स और न्यू लॉन्चेस दोनों में 11% की फर्दर बढ़ोतरी हुई है। तो अगर पिछला साल एक हिस्टोरिकली हाईएस्ट ग्रॉसर था, तो इस साल जो दिख रहा है ये उसको भी बीट करता हुआ नज़र आ रहा है। और तो जब इस तरीके की डायनामिक्स होती है तो घर खरीदार ये दिखता है कि वो आगे आके ख़रीदना चाहता है। प्राइस और अफोर्डेबिलिटी में काफ़ी पैरिटीज़ है। प्राइजेस में ग्रोथ है, लेकिन प्राइजेस में वो स्पेकुलेटिव ग्रोथ नहीं है जिससे अफोर्डेबिलिटी इम्पैक्ट हो और बिल्डर्स जो है वो बेचना चाहते हैं। तो एक 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 जो बिहेवियर है मार्केट का, जो एक सेलर का बिहेवियर है, वो ये है कि हम इन्वेंट्री नहीं होल्ड करेंगे, हमें ग्राहक को होल्ड करना है, तो इंसेंटिव दे रहे हैं। और ग्राहक को भी ये लग रहा है कि जो मार्केट है इसमें वो एग्जीक्यूशन रिस्क कम हो गया है, प्राइस में बढ़ोतरी है। तो एक एक तरीके का जो सेंस ऑफ कंफर्ट आ गया, तो जो जी। बहुत वक्त से खरीदना चाहते हैं वो आगे बढ़ करके खरीदना चाह रहे हैं। सब समझा, लेकिन अरविंद साहब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा, एक बड़ी परचेज़ होती है, लाइफ़ की सबसे बड़ी परचेज़, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। भाव भी बढ़ गए हैं, कई जगह तो 20-20, 22-22% बढ़ गए, प्लस इंटरेस्ट रेट ऊपर है, फिर भी ये मोमेंटम रुक नहीं रहा। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जिन्होंने एक साथ काम किया है और थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं। मार्केट 2018-19 से ही अपने उठान पर आने लगा था।
2020 में अचानक अनफोर्सीन इवेंट हो गई और बिल्कुल मेरा ख्याल है इकोनॉमी का सबसे बुरा टाइम रहा पिछले कम से कम 5-6 दशकों का। तो जितनी भी कैपेसिटी थी वो सारी की सारी एक तरीके से उस समय शांत पड़ गई, पूरी ठंडी हो गई। तो एक तो इनबिल्ट कैपेसिटी जो थी वो होल्ड पे चली गई और उसका बाहर निकलना ज़रूरी था, वो निकल के आ रही है। साथ में इस पीरियड ने लोगों को घर के प्रति एक अलग नज़रिया भी दे दिया है। घर पहले सिर्फ आकर खाना और सो जाने की जगह था, अब वो बहुत कुछ और भी हो चुका है। घर इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है कि वहाँ से आप काम भी करते हैं, वहीं से आप बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं और न सिर्फ एक घर बल्कि सेकेंडरी होम जो है वो मार्केट भी अब बहुत बड़ा होता जा रहा है, जिसमें इस घटना का भी कंट्रीब्यूशन है। अब इसके अलावा आप एक चीज़ और जो पंकज ने जिस पे हिंट किया कि जो एक स्पेकुलेशन का ट्रेंड था मार्केट में एक ज़माने में कि पैसा लाओ डाल दो, मिट्टी से सोना बनाओ और उसके बाद निकल भी जाओ, ये मेंटालिटी अब ख़त्म हो चुकी है। अब मिट्टी से सोना नहीं बनता इस मार्केट में। अब आप इसमें आते हैं, अब आप इसमें लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं और आप कैपिटल एप्रिसिएशन को भी ध्यान में रख के काम करते हैं, जो कि अपना एक या 2 साइकिल का टाइम लेता है। तो एक कंप्लीट जो एक पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है बायर्स का, उसने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस मार्केट को इस दिशा में ले जाने में। और वही हम देख रहे हैं, राइट। तो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर जो हम बात कर रहे हैं कि क्या इस दिवाली पर एक अच्छा निवेश रियल एस्टेट के अंदर बन सकता है। तो पंकज साहब, घर तो खूब बिक रहे हैं और हमको ये भी लग रहा है कि सारे वो लोग हैं जिनको अपना घर चाहिए, रहने के लिए चाहिए, फर्स्ट हैंड बायर्स हैं। लेकिन क्या अब इन्वेस्टमेंट की भी टाइम आ गई? क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं अब कि क्या मैं निवेश के लिए एक घर ले लूँ, 1 BHK देख लूँ, दुकान मकान, उसके डिटेल में हम जाएंगे। लेकिन क्या अब वक्त आ गया है कि रियल एस्टेट में आप फिर से निवेश शुरू करें? बिल्कुल, मुझे लगता है क्योंकि अगर आप 5-6 साल की पीरियड की बात देखिए और 2015 के बाद की भी सिचुएशन देख लीजिए, तो हमें ये लगता था कि प्राइजेज़ इतने बढ़ गए कि इस पे प्राइस करेक्शन रिस्क है। लेकिन आज के दिन प्राइस करेक्शन रिस्क ख़त्म हो गया। अब यहाँ से ग्रोथ दिख रही है और हर शहर के अंदर आपको देखिए तो थोड़ी बहुत नॉमिनल प्राइस में इम्प्रूवमेंट होना दिखाई देना चालू हो गया है और ये बड़ा ही जेन्युइन है, ये इन्फ्लेशन ड्रिवन है। तो अगर आप देखिए तो मेरे 2 एस्पेक्ट्स होते हैं प्राइस के, एक तो होता है नॉमिनल ग्रोथ और दूसरी होती है इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड ग्रोथ। इस पीरियड में मुझे ये लग रहा है कि दोनों चीज़ें हो रही हैं क्योंकि आप पिछले 5 साल से जो प्राइस की स्टैग्नेंसी थी उसकी वजह से प्राइस की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो गई। जिस तरीके की सेल्स आनी चालू हो गई और इन्वेंट्री ओवरहैंग कम हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा प्राइस में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपकी नॉमिनल ग्रोथ 5 से 7% दिख रही है। इसके साथ साथ आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था जिसमें जो इनकन्वीनियंट लोकेशन अब जो कन्वीनियंट होने वाली हैं, वो चाहे मेट्रो हो गई या फिर रोड के ट्रांसपोर्ट के हो गए या न्यू कनेक्टर्स हो गए, जैसे ट्रांस हार्बर लिंक हो गया, द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, इनकी कनेक्टिविटी के हिसाब से जो ट्रैवल टाइम में इम्प्रूवमेंट हो रहा था कि आपका घर के में प्राइस की बढ़ोतरी कैसे होती है। प्राइस के फंक्शंस होते हैं डिस्टेंस, डेंसिटी, सराउंडिंग एंड प्रोडक्ट। तो और डिस्टेंस का जो है जितनी फार्दर लोकेशन होती है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो वो डिस्टेंस का जो इम्पैक्ट है वो अगर कम होता दिखे तो जहां आज आपको जाने में 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है लेकिन वो ट्रैवल टाइम कम होकर के 45 मिनट हो जाता है, तो आपका प्राइस में वो इम्प्रूवमेंट आ जाता है। और ये मुझे दिख रहा है हर जगह पे। हम लोगों ने मुंबई के ही एक असेसमेंट किया कि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चालू हो जाते हैं तो कुछ एक लोकेशन ऐसी ज़रूर दिख रही हैं जहाँ पे एनुअलाइज ग्रोथ विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ आपकी नॉमिनल ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड ग्रोथ, ये 13 से 14% नेक्स्ट 5 से 7 साल तक दिख रही हैं। अब ऐसा नहीं है सब लोकेशन पे हैं, लेकिन जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है वहाँ पे है। तो आपकी जो प्राइस की ग्रोथ जैसे मुंबई जैसे शहर में अगर आप देखें तो 7% से 14% की नॉमिनल ग्रोथ का एक फ्यूचर प्राइस प्रोजेक्शंस होता हुआ नज़र आ रहा है। तो और ये नॉट ओनली हियर, दूसरे शहरों में है, कई जगह हैं जहाँ इम्पैक्ट ज़्यादा भी होगा। हमको पूरी एनालिसिस तो मैं सिटी वाइज आता हूं, लेकिन आपने जो पॉइंटर्स बताए उसमें बड़ा रोल मुझे लग रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थ्रू आउट कंट्री इस समय देखने को मिल रहा है वो बड़ा रोल प्ले कर रहा है और उसी से कह रहे हैं कि चीज़ों की प्रोडक्टिविटी आ रही है। पहले ये होता था कि अलूफ सब अलग अलग जगह पे काम हो रहे होते थे, उसमें अब एक तारतम्यता दिख रही है। तो यहाँ पर अरविंद सर, अब ये होगा कि चलिए जैसे कह रहे हैं 14% तक आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे, लेकिन
इस साइकिल में जब आप निवेश करने जाएंगे, 2004 और 5 में भी लोग निवेश करते थे, बहुत हैवी उनको रिटर्न की उम्मीद रहती थी। अब नए ड्राइवर्स के साथ आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए था? तब एक अलग पैरामीटर पर निवेश होता था, अब नए पैरामीटर्स क्या होंगे? देखिए, दोनों समय बहुत अलग हैं, बहुत डिफरेंट हैं। आज हमारे पास एक रेगुलेटेड रियल एस्टेट मार्केट है, तब अनरेगुलेटेड रियल एस्टेट मार्केट था। उस समय पैसा कहीं से भी लाके आप रियल एस्टेट में डाल सकते थे और किसी भी तरह से डाल सकते थे, वो अब संभव नहीं है। तो उस लिहाज से दोनों समय अलग हैं। दूसरी बात ये है, जिस पे कि हमने थोड़ी चर्चा ऑलरेडी कर ली, कि आज हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये अगले 20-25 साल तक चलता रहेगा और 20-25 साल तक ये इस लॉ को जलाए रखेगा, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास जो कैपेसिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर में कंज्यूम करने की, वो $1 ट्रिलियन सालाना से भी ज़्यादा है। इतनी कैपेसिटी की हम इन्वेस्टमेंट करते रह सकते हैं लगातार। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा वहीं पर रियल एस्टेट क्रिएट होगा। रियल एस्टेट आप किसी आइलैंड या द्वीप पे जाके नहीं बना सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर की फीड मिलती है तब जाके, जो डिस्टेंस की बात इन्होंने की, इंफ्रास्ट्रक्चर ही डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करता है या इलास्टिसिटी को बढ़ाता है घटाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी, और मैं सिर्फ क्रॉस कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, विद इन सिटीज़ जो हैं, विद इन लोकेलिटीज़ जो हैं, उसकी जो डेवलपमेंट है, तो ये जो है, ये लगातार रियल एस्टेट को अब एक स्टेडी रूप से बढ़ा रहा है। तो हम जो सालाना 4-5-6% की एक औसत ग्रोथ देख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी है बनिस्बत इसके कि सालाना 15-20% की ग्रोथ हो जाए और इतनी हाई रिस्क ग्रोथ हो कि वो फिर डिप भी हो तो फिर 7-8-10% की डिप हो जाए। ये वैसी ग्रोथ नहीं है ये। तो ये ग्रोथ वो है जो स्टेडी ग्रोथ है, जो कंसिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से हो रही है। कुछ इसमें अभी भी खामियां हैं, उस पर हम शायद अलग से चर्चा कर लेंगे, पर एक मोटे तौर पर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ने आपका फाउंडेशन डालना शुरू कर दिया है और इसके बिहाफ, इसकी बदौलत जो ग्रोथ है वो 4-5-6% की कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखाई पड़ती है फिलहाल। राइट, तो बातों से यही लग रहा है कि हेल्दी इन्वेस्टमेंट का वक्त तो आ गया है रियल एस्टेट के अंदर, जो कि हमेशा से एक बहुत ही प्रिय रहा है निवेशकों के मन में, क्योंकि एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है जहां आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वक्त तो आ गया, लेकिन आप निवेश करें कहाँ? क्योंकि निवेश के लिए तो हम ऐसी जगह देखते हैं जहां मैक्सिमम रिटर्न आए। तो क्या टीयर 2 शहरों में वो कहानी लिखी जाएगी, या अभी भी मेट्रोज ही फर्स्ट चॉइस रहेगी जहां आपको हाई एंड अच्छे रिटर्न मिलेंगे? एक बड़ा सवाल रहेगा, अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये दिवाली समृद्धि वाली, और समृद्धि कहाँ से आएगी? प्रॉपर्टी से आएगी, प्रॉपर्टी में निवेश से आएगी। यही बातचीत हम कर रहे हैं। हमारे साथ पंकज जी और अरविंद जी दोनों बने हुए हैं। राइट, तो ये तो बात क्लियर हो गई कि रियल एस्टेट में निवेश के लिए वक्त आ चुका है। अब ऐसा कोई स्पेकुलेशन जैसी चीज़ें पीछे की तरफ गई हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कहाँ करें जहाँ से निवेश आए। तो पंकज साहब, टीयर 2 शहरों की कहानी तब भी चली थी 2005, 6, 7 में कि भाई सेकंड टीयर के जो शहर है वहाँ पे आईटी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी आ रही है, लेकिन उसने इतना दम नहीं मारा। एक बार फिर कई सारी रिपोर्ट देख रहा हूँ जिसमें भुवनेश्वर, रांची, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, इन शहरों के नाम आ रहे हैं। क्या इस बार, जैसा आपने पहले अपने सवालों में कहा कि जो ग्रोथ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, क्या इस बार ये कहानी रियल होगी कि हमें टीयर 2 शहरों की तरफ देखना चाहिए? 2 पॉइंट हैं। अगर आप हाउसिंग की ग्रोथ की बात करेंगे तो ज़रूर दिखेगी, लेकिन आप प्राइस के ग्रोथ की बात करेंगे तो शायद वो ना दिखे ओके। उस कंपैरिजन में। और उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो जितनी छोटी सिटीज़ होती हैं वहाँ अर्बन स्प्रॉल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं होता, और तो जो प्राइस जो होता है उसके अंदर जो आपका ग्रोथ होती है वो भी मॉडरेट रहती है। और यही कारण है कि जितनी भी छोटी सिटीज़ हैं वहाँ सिटी सेंटर को छोड़ दीजिए, बाकी सारी जगह पे जो, क्योंकि इतनी लैंड अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पे उस लेवल की ग्रोथ नहीं दिखती है। तो ये क्वेश्चन है कि ऐसा भी नहीं है कि हर शहर के अंदर जो है आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी और हर शहर के अंदर आपको और कुछ शहर हैं जहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी। हर शहर के अंदर कुछ ऐसे वेक्टर्स ऑफ लोकेशन होंगी जो आपको हाई ग्रोथ दे सकती हैं, लेकिन आपको केयरफुल होकर के रहना पड़ेगा। टायर 2 सिटीज़ की का समय है, बीच में ग्रोथ हो रही थी। पहले अगर हम 60 सिटीज़ अगर कवर करते थे तो टायर 1 सिटीज़ जो टॉप 8 सिटीज़ हैं उनका कंट्रीब्यूशन टोटल सेल्स का 20-21% होता था, जो बढ़ के 29% हो गया। तो ये नहीं था कि
टोटल वॉल्यूम भी बढ़ा और साथ में उनका कंपोजिशन भी बढ़ा। ड्यूरिंग कोविड टाइम वो कम हुआ था, लेकिन अब हमें वापस से उसमें ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके की इंसेंटिव अगर गवर्नमेंट वापस से, जैसे CLSS स्कीम जिसका विड्रॉल हो गया था 2021 के बाद में, अगर उसका री इनिशिएशंस हो जाता है जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, तो उसके बाद आपको और ज़्यादा ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप कहाँ ख़रीदें। जी। तो उसके एलिमेंट ये है कि आपकी प्रॉपर डेंसिटी है, हैबिटेबल लोकेशन है, रेंटल यील्ड अच्छी है, तो आपकी प्राइस की ग्रोथ की प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, चाहे वो छोटी सिटी हो चाहे बड़ी सिटी हो। जी। और आप लैंड में ख़रीदें तो लैंड जितनी हैबिटेबल है उतनी ज़्यादा ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। अगर आप बहुत फार अवे लोकेशन पे हैं जहाँ इकोनॉमिक इंट्रैक्शन और डेमोग्राफिक इंट्रैक्शन बहुत कम है, वहाँ पे स्पेकुलेटिव इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन फंडामेंटली जो है ना उसके अंदर कोई डायनामिक्स होती नहीं है। तो ये केयरफुल होकर के रहना पड़ेगा। तो अरविंद सर, क्या अभी भी टियर 1 सिटीज, बड़े मेट्रो ज़्यादा सेफर बेट होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए बनिस्बत की टियर 2 की तरफ देखा जाए? अभी उन्हें शायद थोड़ा सा परिपक्व होने में या एक अपने उफान पे आने में थोड़ा और वक्त है। जी, दो अलग-अलग बातें हैं इसलिए 1 मिनट में कहना चाहूँगा। सबसे पहले ये, अगर आप प्योरली एज़ इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं, तो आप एक रीज़नेबल टाइम फ्रेम के हिसाब से लगाते हैं। उस लिहाज से आज भी टियर 1 सिटीज़ या टियर 1 सिटीज़ के जो आसपास के आउटस्कर्ट्स के लोकेशन है, वो मेरे ख्याल से एक बेटर चॉइस होगी, अगर आपके बजट में और आपके मन मुताबिक प्रॉपर्टी मिल जाए। और उसकी बेसिक वजह ये है कि इनमें ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर है और निश्चित है। टियर 2 सिटीज़ में पंकज भी कह रहे थे कि वो फिर आपको ऑप्शंस तो बहुत सारे, चुनिंदा, हाँ। हाँ, और आपको बहुत छांट के शायद निकालना पड़े और आपको इंतज़ार भी करना पड़ेगा। एज़ एन इन्वेस्टर शायद आपके लिए बहुत मुनासिब नहीं होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि देखिए, पिछले कुछ वर्षों में, और ख़ासकर बार-बार हम कोविड पे लौट के ज़रूर जाते हैं क्योंकि वहाँ से एक बहुत बड़ा डिपार्चर आया है। राइट। इसमें क्या हुआ है कि इकोनॉमी के जो बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे आईटी कंपनीज़ हैं, आईटी एनेबल्ड कंपनीज़ हैं, इन्होंने काफ़ी हद तक इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि वर्कफोर्स जो है वो टियर 2 सिटीज़ में रह के काम करेगी, और ज़रूरी नहीं कि हर कोई बैंगलोर आ जाए, हर कोई हैदराबाद आ जाए। जी। उन्होंने काफ़ी कुछ अपनी तरफ से, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी शुरू कर दी हैं। जो नई जनरेशन अब वर्कफोर्स में आ रही है, उसके लिए ये बड़ा आसान सा चॉइस है कि वो अपनी सिटी में रहे, वहीं पर अगर वो इन्वेस्ट कर सके कुछ समय बाद, अगर अच्छे ऑप्शन मिलें। और हमने अभी कुछ स्टडीज़ की थी, इस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है कुछ जो फॉरवर्ड लुकिंग डेवलपर्स हैं, न सिर्फ डेवलपर्स बल्कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस भी। ओके। उन्होंने इस बात पर विचार करना शुरू कर दिया है कि जो नई वर्कफोर्स आ रही है, अगर हम इसको, एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ मिल ही रही है, बड़ी कंपनियां एम्प्लॉयमेंट वहीं दे रही हैं उसी शहर में, चाहे वो तिरुपति हो, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे कहीं भी। जी। अब अगर वो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं, अगर वहाँ पर वो सोशल फैसिलिटीज़ लगाएं और साथ में अच्छे रियल एस्टेट चॉइसेस दें, तो लोग वहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो ये आज शायद दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आने वाले कुछ समय में ये दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा ये दोनों बातें नहीं, अलग हैं। आपकी बात शायद काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बड़े शहर, चाहे दिल्ली या बॉम्बे, वही कोविड के आसपास वो मूव किया। उनके कंपनी ने उन्हें वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दी और अब वहाँ शायद उन्हें वही जॉब मिल गया या वो कर रहे हैं, और सबसे पहला काम जो उन लोगों ने जाके किया अपने घरों में, वो घर खरीदे। तो इन्वेस्ट तो उन्होंने कर दिया। तो ऐसे उदाहरण और भी हो सकते हैं, ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब क्विकली दो सवाल आप लोगों से। एक तो पंकज जी, हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि निवेश तो करना है, लेकिन दुकान, मकान या फिर प्लॉट? देखिए, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अगर आप कोई लोकेशन है जिस पे क्रिटिकल मास आने लगा है, तो वहाँ पे शॉप में आपको ज़्यादा ग्रोथ दिखाई देती है, क्योंकि जब तक हैबिटेशन नहीं आता है शॉप में, शॉप खुलने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो शॉप के प्राइसेस सबड्यूड होते हैं, हालांकि वो रेजिडेंशियल से ज़्यादा होते हैं। ओके। लेकिन जैसे ही डेंसिटी आती है और हैबिटेशन आता है, तो शॉप के प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आप जहाँ पे हैबिटेशन लिमिटेड है, अगर कुछ लोग आए हैं रहने के लिए, तो आपको 5-6 हज़ार रुपये का भाव अगर चल रहा है, और जैसे ही हैबिटेशन आया और अच्छी सा डेंसिटी बन गई, तो आपके वो भाव 15 से 20 हज़ार रुपये तक होते हैं। तो शॉप जो है, अगर हैबिटेबल लोकेशन है और लाइकली टू बी हैबिटेबल है, तो वो बढ़िया है। लैंड में सबसे ज़्यादा है, लेकिन लैंड को आपका चुनाव बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। अगर हैबिटेबल लोकेशन है तो लैंड ज़्यादातर मिलती नहीं है आसानी से। ज़्यादातर लैंड जो है आपको बहुत ही फार अवे लोकेशन पे होती है, वहाँ पे
स्पेकुलेटिव इंक्रीज बहुत ज़्यादा होती है, या फिर आप लैंड उस जगह पे खरीदिए जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कोई इकोनॉमिक हब बनने वाला हो। तो अगर आप उसके सराउंडिंग में खरीदेंगे तो आपके ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स आते हैं। रेजिडेंशियल जो है वो सबसे अच्छा सेफ बेट होता है। अगर आप हैबिटेबल लोकेशंस पे रखते हैं तो उसमें आपके रेंटल पे जाने के भी प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं और प्राइस का एप्रिसिएशन होता है। तो ये एक तरीके से सेफर बेट है और आप इसमें भी निवेश कर सकते हैं। चलिए, तो इसको अच्छे से productive आपने है। समराइज कर दिया कि किस परिस्थिति में आप किस चीज़ को देंगे। एट लास्ट अरविंद सर, दूसरे जो भी एसेट क्लास है, चाहे शेयर मार्केट हो गया, सोना हो गया, और उसके मुकाबले रियल एस्टेट, आप क्या प्रेफर करेंगे? देखिए, इसका आंसर मैं इस तरह से दे सकता हूँ। मान लीजिए आपने मुझे 1 करोड़ रुपए दे दिए कि इन्वेस्ट करो और उसमें कुछ करके दिखाओ। अगर आपने ये कंडीशन लगाई है कि ये ले जाओ, 3 महीने बाद इस 1 करोड़ को 1.5 करोड़ बना के ले आओ, लेकिन अगर ये 50 लाख भी हो जाए तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, तो शायद मैं उसे लगा दूँगा इक्विटी मार्केट्स में आज की तारीख में। अगर कंडीशन ये है कि आप इसको 3 साल में बढ़िया 9-10% की रिटर्न बना के वापस ले आएँ, तो मैं किसी रिटेल एसेट में लगा दूँगा, रिटेल रियल एस्टेट में लगा दूँगा और उम्मीद करूँगा कि 9-10% की रिटर्न, कमर्शियल रिटर्न मुझे मिल जाए प्री टैक्स। अगर ये कंडीशन है कि 27-28-20% के आसपास की रिटर्न लेके आओ, लेकिन समय तुम्हें देता हूँ लंबा, तो शायद मैं एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा खरीदूंगा, उस पर कुछ कंस्ट्रक्ट करूंगा और फिर उसको बेच के वो पैसे वापस कमाऊंगा 20-25% की IRR पे। और अगर कंडीशन ये है कि 15-16 साल तुम्हें दिए, आराम से रिटर्न आए, लेकिन 15-16 साल बाद जब बेचो तो ये 1 करोड़ जो है वो 2, 2.5, 3 करोड़ बन के निकले, तो मैं जाके एक रेजिडेंशियल रियल एस्टेट खरीद लूँगा। ओके, तो ये हमारा पर्पस क्या है उस इन्वेस्टमेंट में, हमारी उससे रिटर्न की उम्मीद क्या है, उस हिसाब से हम तय कर सकते हैं। मेरा ख्याल है दर्शकों में भी नहीं, हर नहीं, किसी बड़ा के ही पास I अलग think अलग। बहुत अच्छा जवाब, और इसमें कई और सवालों के भी जवाब आपने दे दिए। राइट, अब बातें तो मन करता है कि रियल एस्टेट पे करें तो ढेर सारी करती चले जाएं, लेकिन थोड़ा समय का तकाजा रहता है। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज जितनी भी बातचीत हुई ये आधे घंटे के अंदर, वो इस दिवाली पर अगर रियल एस्टेट पे निवेश करने के मन में लेकर कुछ सवाल थे या कुछ जिज्ञासाएं थी, तो उन सब के जवाब शायद मोटे तौर पे मिलते हुए नजर आए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी और अरविंद जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आप दोनों को दीपावली की, और सभी दर्शकों को भी अभिनंदन और शुभकामनाएं कि ये दिवाली आपके लिए शुभ हो। और अगर रियल एस्टेट में आप निवेश करने का मन बना रहे हैं तो हमारी ये बातचीत आपके काम आए, और अगली कई दिवाली आपके निवेश से जो मिलने वाला मुनाफा है, जो फायदा है, जो रिटर्न है, उससे जगमगाती हुई दिखाई दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाजत लेंगे। नमस्कार।